नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं आज साप्ताहिक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अजित द्विवेदी। अजित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे हताहत नहीं कहेंगे अभी इतनी जल्दी, लेकिन हताहत फिर भी कह लेता हूं, या घिर गए घात प्रतिघात में तेजस्वी यादव की, और बात करेंगे जोशीले कांग्रेस की। 1944 के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और कांग्रेस के तमाम टॉप ब्रास बिहार पटना में उस बैठक में आने वाले हैं, सोनिया गांधी इंक्लूडिंग। और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जो बॉम्ब, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन तो बाद में फोड़ेंगे, उसके पहले भी एक बम फोड़ दिया उन्होंने कल कर्नाटक के जरिए। तो निगाहें कहीं, निशाना कहीं कर्नाटक में जो बम फोड़ा है। सवाल मेजर है, बाकी सब बातों को छोड़ भी दिया जाए तब भी इलेक्शन कमीशन जिसने भी अटेम्प्ट किया कम से कम डिलीशन का, उसकी गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं की? क्या आप सेंधमारी करके किसी के घर में या किसी उसमें आप रह सकते हैं? यानी कोई ना कोई बड़ा हैंड था जो तैयारी कर रहा था, कोशिश कर रहा था। सफल होता तो बड़े पैमाने पे डिलीशन का काम कर सकता था, एडिशन का काम कर सकता था। तो एक तो सवाल बनता है, लेकिन उस सवाल के अलावा उस सवाल को बहुत बड़े शेप में, बड़े पिक्चर में पेश करना कांग्रेस की अपनी रणनीति, राहुल गांधी की अपनी रणनीति भी है। राहुल के बनते इमेज को लेकर मैं तो और भी अलग व्याख्या करता हूं उसकी। तो लेकिन वो जो इमेज है, क्या बिहार के चुनाव पर तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ रहा है? इन सब पर बातचीत करेंगे। फिलहाल जो सूचना है वो ये कि कांग्रेस को अजित सर 76 सीटें चाहिए। 76 कहां, तो हम लोग 70 में अटके थे, 55 में अटके थे। आज दैनिक भास्कर ने खबर बनाई है कि गठबंधन की 18 सीटें चाहिए कांग्रेस को, और इनमें से 12 राजद की है और 12 में से 4 सिटिंग राजद की है। सबसे मजेदार है कि यदि इनकी बात मान ली गई तो सीपीआई की तो दुकान बंद हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। डी राजा बड़े खूबसूरत तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन केरल में लड़ाई लड़ते हैं। तो ये है अब भाकपा माले की 2 सीटें और मकपा की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 1 सीट। कौन कौन सी सीटें हैं? राजद की चिरैया, बिस्फी, कटिहार, बरारी, सहरसा, कुढ़नी, कांटी, गरखा, तरैया, अमनौर, बनियापुर, परबत्ता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तो मजेदार है, हरलाखी, झंझारपुर और बछवाड़ा। भाकपा माले का औराई और बारिश नगर। बहुत खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनका ऐसा नहीं है कि कोई शाहाबाद का या वो ये जहानाबाद का। हाँ सर, आते हैं। और एक मकपा का मटिहानी है। तो ये है कांग्रेस, जोशीला कांग्रेस, जोशीले राहुल गांधी, लेकिन घात प्रतिघात में घिरे तेजस्वी यादव। बात करते हैं सबसे पहले 76 सीटें सर, इस पर आप फिर आगे बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी राजनीति अभी चल रही है, वो पता नहीं कैसे कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में एक बात आ गई है कि ये कांग्रेस के रिवाइवल का समय है। और इस बात की चर्चा कई लोग कर रहे हैं। कई लोग दिल्ली में पूछ चुके, हमसे ये बात कह चुके कई लोग कि कांग्रेस ये चाहती है कि पूरे देश में 2 पार्टी सिस्टम हो, कांग्रेस और बीजेपी हो, दूसरी तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाए। क्या ये चाहती है कांग्रेस पार्टी? और ऐसी कोई राजनीति वो बिहार में कर रही है क्या, तेजस्वी यादव को निपटा देने की, आरजेडी को कमजोर कर देने की, ताकि अपना स्पेस क्लेम कर सके कांग्रेस पार्टी? एक बड़ी बात है जो यहाँ जिन लोगों को राजनीति की बारीकियों की समझ नहीं है, बिहार के और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक नुआंसेस को वो लोग नहीं समझते हैं, उनका ये सवाल होता बड़ा इनोसेंट सा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आमतौर पर यह धारणा है कि कांग्रेस वहां सबसर्विएंट है आरजेडी की पूंजी है। उस पूंजी पहले भले रही हुआ कांग्रेस की, लेकिन आज वो आरजेडी की पूंजी है और उसी पर कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल करना भी है तो वो बहुत अभी तुरंत इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस तरह के काम कर रही है, तो ये एक गलत धारणा और जो हालात हैं, स्थितियों के गलत विश्लेषण की वजह से है, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से है। जो हालात का गलत आकलन, गलत विश्लेषण कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसकी वजह से।
अगर अगर कांग्रेस ने सिद्धांत रूप में ये तय कर लिया है कि हमको ये जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उस महागठबंधन के साथ ही लड़ना है, तो ये तो तय है, बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं कि संजीव जी 55 से ज्यादा सीटें तो किसी हाल में नहीं होंगी। तो ये फिर 76 सीटें और राहुल गांधी के कार्यक्रम, यात्राएं, दोनों पार्टियों की अलग अलग यात्रा, ये सब दोनों तरफ से दबाव की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी और कुछ नहीं हम मान सकते हैं इसको। ये बात जरूर है कि खबर में ये भी है सर कि फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं कुछ सीटों पर। हाँ देखिए, वो ये भी दबाव की राजनीति है। फ्रेंडली फाइट के नतीजे हम लोग देख चुके हैं। झारखंड में 2009 के चुनाव में संभवतः या 14 के चुनाव में, दोनों, वो 14 के चुनाव में जब ये लोग लड़ रहे थे बाबूलाल मरांडी के साथ, तो काफी फ्रेंडली फाइट हुई। इन 5 सीटों पर या 8 सीटों पर अलायंस भी हुआ, फ्रेंडली फाइट भी हुई। फिर हम सब लोग को के सामने है नतीजे क्या आए, उसमें फ्रेंडली फाइट से किसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये फ्रेंडली फाइट कोई चीज नहीं होती है। ये सब, ये फिर आप अपोजिशन के हाथ को, अपोजिशन को वॉकओवर देने की बात हो गई, या फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो ये फ्रेंडली फाइट वाला मामला तो नहीं है, ये दबाव की राजनीति है, सिंपल दबाव की राजनीति है। अभी अल्टीमेटली कांग्रेस को पीछे हटना है। कांग्रेस पता नहीं क्यों इस मुकाम तक चीजों को ले जाना चाह रही है जहां से वो आपसी में उसको शर्मिंदा होना पड़े। और देखिए कैसे कैसे तमाशे हो रहे हैं कांग्रेस। या तो सर उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा या गठबंधन को टूटना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब दो ही चीजें होंगी, या तो गठबंधन टूट जाए। हमने पहले कह दिया है कि अगर गठबंधन में रहना है तो हम ये मान के चल रहे हैं, हम इस जमसन पर अपनी सारी बातें कह रहे हैं संजीव जी, कि कांग्रेस को गठबंधन में रहना है। कांग्रेस ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकती है कि उसकी वजह से महागठबंधन बिहार में टूटा, जिसके चुनाव जीत जाने की संभावना थी। और फिर आगे के चुनाव हम लोग देख रहे हैं, आगे का चुनाव पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। ये सब अपोजिशन के स्टेट्स हैं, मजबूत स्टेट्स हैं। मतलब असम में कांग्रेस इस बार जीतने की संभावना देख रही है गौरव गोगोई के नेतृत्व में, और वहां जो हालात बन रहे हैं उन हालात में कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। तो जितना डेस्परेट है बीजेपी अभी, खासतौर से मुख्यमंत्री असम के, तो ये ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये कतई नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर ये ब्लेम आए कि उसकी वजह से गठबंधन टूट गया। तो वो तो हम इसलिए हम इस एजम्पशन पर बात कर रहे हैं कि उसको रहना है। जब रहना है तो क्यों किसी बात को ऐसी मुकाम तक ले जाना जहां से वापसी में आपको शर्मिंदा होना पड़े। देखिए कैसे कैसे तमाशे हो रहे हैं संजीव जी। एक तमाशा हुआ कि एक छंटनी समिति की बैठक हो गई कांग्रेस की, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अजय माकन पटना पहुंचे और बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को लाइन में लगा करके उन्होंने इंटरव्यू किया। जब इंटरव्यू कर लिया उन्होंने, जब वापस लौटे तब किसी ने कहा कि अरे भाई यहाँ तो प्रदेश की कमेटी नहीं है अभी चुनाव की, कांग्रेस की प्रदेश की चुनाव समिति नहीं है, नाम नहीं रिकमेंड किए गए हैं, तो आप कैसे छंटनी समिति की बैठक कर रहे हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कुछ चीजें होती हैं वहां कि प्रदेश कमेटी की बैठक होती है, प्रदेश कमेटी नाम रिकमेंड करता है, फिर छंटनी समिति होती है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास नाम जाते हैं। तो जब ये किसी ने क्या कर रहे हैं, जब ये प्रस्ताव आया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष को एक सामान्य कार्यकर्ता ने मुझे कहा, थोड़ा सामान्य से बेहतर कार्यकर्ता ने, कि राहुल जी संविधान की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब अजय माकन आए थे तो ये बात तो राजेश तभी जुबान से कह सकते थे कि संविधान का मामला है सर। अजित, हाँ, पार्टी के संविधान का मामला है कि आप कैसे छंटनी समिति की बैठक करने चले आए। तो वो बैठक हो गई। जब दूसरी बैठक की बात आई तब फिर आनंद फानन में एक जंबो कमेटी बनी। जंबो कमेटी की अगर उस कमेटी के हिसाब से देखें तो ऐसे तो 39 सदस्य रखे गए हैं, लेकिन उन 39 सदस्यों के अलावा कहा गया कि सभी विधायक, सभी सांसद, सभी आईसीसी के सभी सदस्य और जो पदाधिकारी हैं या सेंट्रल सीडब्ल्यूसी में जो लोग हैं वो सब लोग सदस्य होंगे। मतलब 50-60 सदस्यों की एक जंबो चुनाव समिति बना दी गई और उसकी एक बैठक कर दी गई। उस बैठक के बाद कहा गया कि अब अगले दिन अजय माकन अब बैठक करेंगे। जब आप उस बैठक में प्रदेश के जिला, जब उस बैठक हुई, कल वाली जो बैठक हुई है प्रदेश चुनाव समिति की, तो कहा गया कि जिला अध्यक्ष 3-3 नाम भेजे। तो आप इंतजार तो करिए जिला अध्यक्षों से 3-3 नाम भेजने का। आप तो 2300 आवेदन पहले से मंगा करके बैठे हुए हैं। मतलब आप घोड़े के आगे बग्घी जोत रहे हैं। और ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि आरजेडी को हम दबाव में ले आए, प्रेशर में ले आए, चूंकि ऑलरेडी एक तेजस्वी एक तरह के प्रेशर में है। और वो प्रेशर इसलिए है संजीव जी, वो घर का प्रेशर है। घर के अंदर के जो झगड़े हैं उनके, वो अब काफी बढ़ गया है झगड़ा। तेजस्वी वाले पे सर और बहुत इत्मीनान से बात करेंगे, आएंगे। हाँ नहीं, उस पर करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं, इसको फिशिंग इन ट्रबल वाटर बोलते हैं। जब कांग्रेस को लग रहा है कि उसका जो मेजर एलाई पार्टनर है उसके यहाँ घर में कलह है या ठीक उसकी स्थितियां वहां ठीक नहीं है, तो आपने भी और दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हम दबा के कुछ और स्क्वीज करके कुछ और निचोड़ लेंगे उसमें से। तो ये इस तरह से गठबंधन की राजनीति नहीं चलती है, वो भी चुनाव के 1 महीने, चुनाव की घोषणा के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले।
अभी चुनाव की घोषणा होनी है, अभी आपके वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तालमेल बनाने की जरूरत है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पहले एनडीए के तमाम पांचों पार्टियों के जिला प्रदेश अध्यक्ष गए, जिलेवार दौरे हुए, फिर जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, फिर अब विधानसभा वार उनकी बैठक हो रही है। वर्कर्स के बीच में वो लोग एक साइनर्जी बनाने की कोशिश हो रही है, उनको सिंक किया जा रहा है, सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, और यहाँ दूर किया जा रहा है। यहाँ दोनों के वर्कर अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं। आरजेडी की एक अलग बिहार अधिकार यात्रा निकली, जो निश्चित रूप से राहुल गांधी की यात्रा से अलग है, क्योंकि वो वोटर अधिकार यात्रा थी, ये बिहार अधिकार यात्रा है। फिर कांग्रेस की हर घर अधिकार यात्रा की बातें आई। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये दबाव डाल करके ज्यादा सीटें लेने की है। लेकिन फिर हम इस बात को, जो हमने पहले कहा, अगर अलायंस में रहना है तो 55 सीटों से ज्यादा संभव नहीं है, और अगर 76 सीट चाहिए तो फिर अलायंस टूटेगा। या आप मतलब अलायंस टूटने की, जी हाँ बताइए बताइए। अरे ऐसी स्थिति में रबर को इतना मत खींच दो कि जब पीछे लौटे तो चोट आप ही को लग जाए। अब वही उसी बात को हम दूसरे तरह, हम उसी बात को कह रहे थे कि भाई ऐसी जगह पर मत जाइए जहां से लौटने में आपको शर्मिंदा होना पड़े। लोग आपसे सवाल पूछें कि आपने वहां तक क्यों खींचा, इस बात को वहां तक क्यों लेके गए, आप आपकी निष्ठा संदिग्ध हो, आपके ऊपर सवाल उठे। देखिए आज अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं ना। पहले एक समय था जब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाती थी कि अरविंद केजरीवाल की मिली भगत है, बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना कि बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस, और वो सबूत भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई नेशनल हेराल्ड के मामले, नेशनल हेराल्ड का इतना बड़ा केस है, ईडी ने केस बनाया हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उस केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? भाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तो पहले गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे कि हम सब लोग गिरफ्तार हो गए, हमारे तो सारे नेता गिरफ्तार हुए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब लोग अरेस्ट हुए। इतनी बड़ी भूल नहीं करेंगे बीजेपी के लोग, और तो नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सवाल जो है वो तो है ना कि भाई आपकी बीजेपी से मिली भगत है, क्योंकि आपके यहाँ से कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है। जो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इतने दिनों से मुकदमे चल रहे हैं, वो भी नहीं अरेस्ट हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला इतने दिनों से चल रहा है, 50-50 घंटे पूछताछ हुई राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मोतीलाल वोरा पहले उसमें थे, उनसे पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, किसी से कोई गिरफ्तारी नहीं। तो अब ये कहने का मौका आपको आपने दिया अपनी राजनीति की वजह से अरविंद केजरीवाल को, अब वही काम आप बिहार की राजनीति में जाकर के कर रहे हैं। आप आरजेडी को क्यों मौका दे रहे हैं कि वो कहे, उसके लोग कहें कि आप मिले हुए हैं, और आप एक किसी न किसी खास कारण से आप डैमेज करने के लिए महागठबंधन की संभावना को डैमेज करने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है वो कि उसका हर कुछ इतिहास में होता है कि 1944 में हुआ था, अब पहली बार हो रहा है। और कांग्रेस की कमजोरी भी सर यही है। हम तेजस्वी पर और आएंगे, बहुत डिटेल बात करेंगे उस पर, लेकिन उसके पहले देखिए 3 सीटें हैं जो हरलाखी, झंझारपुर और बछवाड़ा है। तो फिर सीपीआई का तो जान खींच लेने की बात हुई। सीपीआई की सीटें बढ़ाने की सोची जा रही है। उसमें एक सवाल और ले लीजिए कि जब सीपीआई ने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया था कन्हैया कुमार में, और दिवालियेपन की हद तक, इतनी ओल्ड, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के बाद सीपीआई ही है, आरएसएस और उसकी स्थापना 100 साल दोनों मना रहे हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी उनको जो वो सीधे उठाकर उनकी लोकप्रियता के बल पे ही सीधे शीर्ष कमेटी में ले गए। सबके बोलने के बाद कन्हैया को बुलवाया, कन्हैया ने कंफ्यूज पार्टी ऑफ इंडिया तक कह दिया। सब कुछ था, लेकिन उनका बड़ा लीडर खड़ा हो सकता था, उसको खींच लाया, लेकर के आप अपने कंधे पे बैठा गए। अब इसमें 3 सीटों की मांग में भी कन्हैया की झलक दिख रही है। तो सीपीआई से टकराव दिखाई पड़ रहा है। ऐसे चीजें मतलब फोटो डी राजा के साथ और सीट बछवाड़ा। देखिए अब ये तो भाई जो सीपीआई का जो असर का इलाका रहा है, लेनिनग्राद बोलते थे बेगूसराय के इलाके में, इसमें 2 सीटें वहां की हैं और एक मधुबनी की है। जिस इलाके में आपको सीपीआई का वहां दूसरा असर का इलाका वो था, तो एक हरलाखी भी आपको चाहिए और इधर आपको वहां की भी सीटें चाहिए, बेगूसराय की भी, और बेगूसराय में भी आपको बछवाड़ा चाहिए, और सीपीआई एम की जो सीट है मटिहानी, वो भी बेगूसराय में ही है, वो भी चाहिए। एक समय बेगूसराय की सारी सीटें लेफ्ट के पास होती थी, अब वहां की 3 सीटें आपको चाहिए। एक सीपीएम के पास एक जो सीट है वो चाहिए है, 2 उस इलाके से सीपीआई की सीट चाहिए, एक मधुबनी से सीट चाहिए। चारों इनके मजबूत असर वाली सीटें हैं। इसमें कांग्रेस का क्या मजबूत है? यहाँ कांग्रेस का तो अपना कुछ भी मजबूत नहीं है ना यहाँ। तो इसके बावजूद आप बेगूसराय एक सीट लड़ते ही थे। अमिताभ भूषण इस बार फिर सुन रहे हैं कि लड़ेंगी बेगूसराय,
तो वहां सीट अपनी चाहिए है। एक टकराव तो लेफ्ट के साथ भी है, जबकि लेफ्ट के साथ को एग्जिस्टेंस की पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की। लालू यादव के उभार के पहले लेफ्ट का अपना अस्तित्व था, लेफ्ट की राजनीति अलग थी बिहार में, और कांग्रेस की अपनी राजनीति होती थी। ये दोनों मजबूत पार्टियां थी वहां आरजेडी के उदय के पहले। तो अब आपकी जमीन आरजेडी ने ली है और लेफ्ट की जमीन भी आरजेडी ने ली है, तो अब आप दोनों की जमीनें खींचने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति में कांग्रेस की राजनीति अपने जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली तमाम पार्टियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने की है। और आप नुकसान पहुंचा के क्या हासिल हो जाएगा? क्या कांग्रेस ये सोच रही है कि सबके मजबूत असर वाली सीटें हम ले लेंगे तो हमारी सबसे ज्यादा सीटें हो जाएंगी, तो हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, हम सबसे ज्यादा सीट ले लेंगे, 76 सीटें लड़के हम 50-60 जीत जाएंगे? मतलब आगे एंड गेम क्या है इसका? जो सबसे बड़ा सवाल हमारा बार बार राहुल गांधी के भी एपिसोड में है, जो आगे आएगा, उसमें ये कि एंड गेम क्या है आपका? अल्टीमेटली आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? वहां बीजेपी को रोकना है आपका एंड गेम, या आपको तेजस्वी यादव और लेफ्ट से टकरा करके उनको खत्म करना है? एंड गेम क्या है कांग्रेस बिहार की राजनीति में? नेशनल पॉलिटिक्स में अलग समझेंगे, एंड गेम क्या है बिहार की राजनीति में? आपका एंड गेम तो अल्टीमेटली यही होगा ना कि बीजेपी को इस बार एनडीए को हर हाल में रोके। और ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रांजिशन का चुनाव है, लीडरशिप का ट्रांजिशन का चुनाव है, मंडलाइट पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन का चुनाव है। और दूसरा ये कारण है कि इस चुनाव में अगर एनडीए जीतता है तो महीने में बने, 2 महीने, 6 महीने में बने बीजेपी का सीएम बनेगा। तो आप उसको रोकना आपका एंड गेम है या क्या है आपका एंड गेम? कांग्रेस इस मामले में कंफ्यूज दिख रही है। कांग्रेस ने कहा हमको एक सीट चाहिए, हमको एक नहीं है सर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल तैयार है। मैं कांग्रेस को ज्यादा ब्राह्मणवादी पार्टी मानता हूं। नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल वो सोच है अभी भी उसकी। लेकिन हम कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं संजीव जी की अभी पहले आपने कहा कि नंबर ऑफ सीट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कृष्णा अलावरू का स्टेटमेंट था कि हमको हर स्टेट में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं। उन्होंने कहा कि जब अलायंस के नए पार्टनर बढ़ते हैं तो हर पार्टनर्स को समझौता करना होता है। ये बातें हैं, ये कही ना अलावरू ने कही। तो इसका सिंपल जो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें? हम तो यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हम लोग कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं। अच्छी बुरी सीटों की बात कही तो आपने कहा कि अच्छी सीटें हमारे लिए 27 हैं या 28 हैं। आपने 28 सीटें कही कि हमारी अच्छी सीटें हैं। ए ग्रेड की जो कांग्रेस की सीट है, ये दिल्ली में जो इन लोगों ने डिस्कशन किया कि 19 सीटें जो हम जीते हैं और 9 ऐसी सीटें जो हम 5000 वोट से 5000 से कम अंतर से हारे हैं। तो ये 28 सीटें हैं आपकी। इसके बाद आप रख लीजिए ऐसी सीटों को जो 10,000 के अंतर से हारे हैं, और उतनी सीटों पर आप लड़िए। ये साधारण सी समझ की बात है। जब आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो आपकी ये सीटें हो गई, इन सीटों पर लड़िए। अगर आप कुछ चाहते हैं कि इसमें कुछ और अच्छी सीटें मिले, देखिए जो इनकी 30 के करीब जो सीटें बढ़ी थी पिछले चुनाव में, जो 15 के चुनाव 15 में ये लोग 42-43 सीट लड़े थे और जो 30 के करीब सीटें इनकी बढ़ी थी 27, उसमें से मैक्सिमम सीटें कांग्रेस हार गई थी चुनाव 2020 के चुनाव में। जो 15 के मुकाबले जो बढ़ी थी उसमें से मैक्सिमम सीटें हार गए थे ये लोग। 27-28 जो भी इनको सीट मिली थी उसमें से 22 हार गए थे। तो आप तो वो सीटें ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। आप पहले भी नहीं लड़ते थे और मिली तो आप चुनाव हार गए और बड़े अंतर से हार गए, तो वो सीटें तो आपको ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। आपको अच्छी सीटों पर फोकस करना चाहिए। जब आप कह रहे हैं, हम कंफ्यूजन इसीलिए कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं हम अपने जो दूसरे पार्टनर्स आए हैं उनके लिए, आप अच्छी सीटों की बात कर रहे हैं, और फिर आप 70 के ऊपर 6 और सीट अगर उसमें ऐड कर देंगे, पता नहीं सच में ये बात सच है या नहीं है, क्योंकि खबर है ये, और ये खबर निश्चित रूप से सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। ये दबाव बनाने के लिए खबर नहीं, लेकिन जिस तरह से खबर बनाई है, भास्कर की बदमाशियां भी रहती हैं। भास्कर ने अपनी लॉन्चिंग जो की थी उत्तर प्रदेश में, वो जिस तरह से अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ होर्डिंग लगा करके बहन जी के खिलाफ, वो सब याद है। इसके बावजूद इस खबर में डेप्थ है। आप उस खबर को यदि पढ़ेंगे तब मैंने इसको उठाया, अदरवाइज बदमाशी को तो मैं समझता हूँ। हाँ नहीं, इन लोगों ने तो कुछ दिन पहले एनडीए के भी सीट बंटवारा कर ही दिया था कि 102 नीतीश कुमार, 101 बीजेपी, 20 सीट एलजेपी, ये सब चीजें। फिर उसके बाद उसी खबर में इन लोगों ने थोड़ा वो चेंज करके बताया कि नहीं 100 सीट दोनों, और वो सब करते रहते हैं। चूंकि ये क्या है कि हम इनकी बदमाशी नहीं कहेंगे, ये हो सकता है कि कांग्रेस में किसी की बदमाशी हो, किसी ने कांग्रेस के किसी नेता ने ये खबर प्लांट कराई हो, या प्लान तरीके से बताया हो कि हम ये चीजें मांग रहे हैं। कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति ने दी होगी, ये तो आरजेडी की तरफ से मिलने का सवाल नहीं है। तो वो दी है किसी ने, ये भी प्रेशर की पॉलिटिक्स है। तो ये अल्टीमेटली आप सद्भाव बिगाड़ रहे हैं सहयोगी पार्टियों के साथ। कांग्रेस को इस समय बड़ा दिल दिखाना चाहिए है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति करनी चाहिए कांग्रेस को। उसको ये समझना चाहिए है
अदरवाइज तो सीपीआई सीपीएम की कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर चले जाएं। सीपीआई या तो बाहर जाए। हालांकि एक वीडियो सुन रहा था, तेजस्वी यादव लेफ्ट की लगातार वकालत कर रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं। और पिछली बार तो ये हुआ कि बेगूसराय की सीट, इसके पहले की सीट बंटवारा हो, लालू जी के यहाँ बुला करके और सीपीआई को दे दिया गया। डी राजा को बुला करके सीपीआई, पहले ही अनाउंसमेंट हो गया पटना में, डी राजा ने कर दिया। तो हो सकता है उसका बदला भी लिया जा रहा हो, क्योंकि बेगूसराय सीट पर तब भी जो है लिया। लेकिन इस बदला बदले की खेल में बिल्ली कहीं ले न उड़े दो बंदरों का। लेकिन सर तेजस्वी यादव, अब तेजस्वी यादव जो है घात प्रतिघात आज का हमारा ये है, वो अपने घर में भी थोड़े से, क्योंकि जो रोहिणी का एक आया, उसके बाद आप जो बीच में मैंने काट दिया था, उसी बात को आप आगे बढ़ाएं। उस वक्त जब ये थोड़े से संघर्ष हैं, थोड़े तेज प्रताप के संघर्ष हैं, उन सब के बीच आप उनके स्पेस पे भी खड़ा होना चाहते हैं कथित सोशल जस्टिस के नाम पर, और दूसरा इस तरह से आप उनको घेर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा साथ में इसी में है कि मेरा एक हाइपोथेसिस ये है कि जो राष्ट्रीय जनता दल या सामाजिक न्याय का जो विचारक वर्ग भी है, वो बेचारा बाली और सुग्रीव के मिथक की तरह लड़ता है। कांग्रेस का ये कुछ है कि हमारे दर्शकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो कांग्रेस का कुछ ये है कि जैसे वो फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहा है, कोई बड़ा पवित्र काम कर रहा है जो 47 में कर रहा था, उस तरह का एक नोशन है। वैसे में आप राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, या पक्ष क्या होता है, मतलब आपकी बात पक्ष में जाती हुई दिखे या नरेशन में उस तरफ दिखें, तो आप आधी लड़ाई तो पहले ही हार चुके होते हैं। मतलब आप कमजोर हालत में नरेशन को, जो कांग्रेस नरेशन बना रही है, उसको आप उससे मुकाबला करने की स्थिति में होते हैं। तो ये एक लॉस है मतलब आरजेडी के लिए। तो ये दोनों बातें, जो राजनीतिक स्थितियां हैं और जो नरेशन का मामला है। अजीत सर देखिए, राजनीतिक स्थिति तो ये है संजीव जी की अभी तेजस्वी यादव को सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। अगर वो समर्थन हो तो यहाँ दूसरा ही कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो हमने कह दिया फिशिंग इन ट्रबल वाटर। वो लेफ्ट की वकालत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट के लोग उनके नाम पर सहमत हैं कि इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया या घोषित हैं, यही मुख्यमंत्री के पद के दावेदार है। दूसरे लेफ्ट के रहने से वो कंफर्टेबल इस मामले में है कि उनका समर्थन अनकंडीशनल होता है, उसमें कुछ अगर मगर नहीं होता, उनके लोग टूटते भी नहीं है, साथ में रहते हैं हमेशा। तो ये इस वजह से वो लेफ्ट की तरफदारी कर रहे हैं और कांग्रेस को अपना कुछ कंट्रोल में, कुछ साइज में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस बात की चिंता तो है ही नहीं कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए जो जगह तलाश रही है। तो एक तो वो है, उस समय उनको समर्थन की जरूरत थी। अब अंदर में जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थितियां हैं अभी तेजस्वी यादव की, वो थोड़ी स्टिकी विकेट पर हैं इस वजह से, क्योंकि एक तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो हुआ, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव का कोई ऐसा उनका कसूर, कोई ऐसा कसूर नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके लिए पार्टी और परिवार से उनको निकाल दिया जाए, लेकिन उनको निकाल दिया गया। और वो कहते हैं कि एक साजिश हुई और उस साजिश में कई जयचंद लोग शामिल थे, जिनमें कई लोगों के वो नाम लेते हैं। तो उसमें वो मतलब उन्होंने जयचंदों का खुलासा करने का एक फेसबुक पोस्ट भी डाला, लेकिन फिर खुलासा नहीं किया। उन्होंने 5 लोगों की तस्वीर डाली, लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि ये 5 लोग कौन है। वो करते तो उनके सबसे पहले निशाने पर संजय यादव है, जिनके बारे में वो कहते हैं कि तेजस्वी से मिलने नहीं देते हैं और भाइयों के बीच में झगड़े लगा रहे हैं। तो तेज प्रताप के कारण एक तो परसेप्शन के लेवल पर जो परेशानी है सो है, उनको कहीं ना कहीं से तेज प्रताप को ऐसी बैकिंग मिल रही है जिससे वो आरजेडी की संभावनाओं को 10, 15, 20 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर उनको बना करके साथ में नहीं लिया गया। ये कोशिश होगी मनाने की उनको और साथ में लेने की, किसी तरह से उनको जोड़ने की। नहीं तो कई सीटें हम लोग को दिख रही हैं, बहुत साफ साफ स्पष्ट दिख रही है सीटें, जहां जाकर के वो जहानाबाद हो, अरवल हो या हसनपुर हो या महुआ हो, ऐसी कई सीटें हैं जहां वो आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके सीटों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं आरजेडी को। और इतने ही की लड़ाई है बिहार में, 15-20 सीटों की अभी की स्थिति में तो वही लड़ाई है। तो वो चैलेंज है। और ऊपर से अब रोहिणी आचार्य का चैलेंज है कि वो उन्होंने जो आलोक कुमार उनका सोशल मीडिया देखते हैं, उनके एक पोस्ट को शेयर किया। हालांकि कल शाम में उसको डैमेज कंट्रोल किया गया और उस जिस सीट पर संजय यादव बैठे थे, उस सीट पर महिला और दलित पिछड़े दूसरे नेताओं को बिठा करके और उनकी तस्वीरें शेयर की गई। और फिर रोहिणी आचार्य ने कहा कि बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि उस सीट पर सामाजिक न्याय वाले लोग बैठ रहे हैं। पहले उन्होंने ये आलोक कुमार का जो पोस्ट शेयर किया, उसमें ये था कि ये दोयम दर्जे के जो रणनीतिकार हैं, उनको कुछ ठाकुर सुहाती करने वाले लोग जो हैं, चमचागिरी करने वाले लोग, उनको महान बनाए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट अटैक था संजय यादव के ऊपर।
अब वो एक एक बड़ा बड़ा घमासान है परिवार के भीतर। संजीव जी, आपको भी पता ही होगा कि रोहिणी आचार्य के ने जो शेयर किया उसके पीछे परोक्ष रूप से या मौन सहमति लालू यादव की थी। ये बहुत ही स्पष्ट है कि लालू यादव को भी बहुत पसंद नहीं है ऐसा कि संजय यादव कंट्रोल करे सारी चीजों को, पार्टी को और तमाम नैरेटिव्स को और परिवार के तमाम लोगों को, तो उनको भी पसंद नहीं है। उनकी मौन सहमति से ये हुआ। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह, हमको ये लग रहा है कि ये फ्लेयर अप होगा, ये बढ़ेगा इसलिए क्योंकि ये एक खबर है कि एक सेकंड सर, इसमें 3 एस की बात की जा रही है, शक्ति सिंह, वो तो है, संजय यादव और सुनील सिंह इंजीनियर फाइनेंशियली, सुनील और संजय यादव। हाँ, तो संजय यादव, इंजीनियर सुनील और शक्ति यादव, ये 3 लोगों की बात कही जा रही है कि ये 3 लोग 3S हैं जो तेजस्वी यादव के आसपास हैं और वो तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये झगड़ा बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि ये एक पॉलिसी मैटर के तहत ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि परिवार का कोई दूसरा आदमी चुनाव लड़े। तो ये तेज प्रताप से भी झगड़े का कारण ये था कि ये लग रहा था तेज प्रताप को कि उनको शायद इस बार टिकट नहीं दें लोग, उनकी टिकट कट जाए। और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो टीम है वो उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाह रही। तो ये जो कारण है, अब इसके पीछे लॉजिक है। एक लॉजिक तो ये दिया जा रहा है जो बहुत बेसिर पैर का लॉजिक है कि परिवारवाद के आरोप से बचना चाहते हैं तेजस्वी यादव। भाई, तेजस्वी खुद ही परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं, वो कैसे इस बात से बचेंगे? वो कहते थे, अब बंद कर दिया कहना उन्होंने, लेकिन पहले तो कहते थे कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं, हमारे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, हमारी माताजी भी मुख्यमंत्री थी। अब नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले तो कहते थे कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटा है। तो अब आप अगर भाई बहन को चुनाव नहीं लड़ा करके परिवारवाद के आरोपों से कैसे बच जाइए? आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन इसको एक ढाल बनाया जा रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद का जो आरोप लगेगा उसको काउंटर करने के लिए परिवार से हम किसी को टिकट नहीं दें। लेकिन वो टिकट रोकने का कारण है कि आपको अभी भी आशंकित है, अभी भी इनसिक्योर हैं, सब कुछ आपके हाथ में आ जाने के बावजूद भी आप इनसिक्योर हैं कि कोई चैलेंजर न पैदा हो जाए। लेकिन एक बात थी सर, एक मुझे याद आया कि अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में पैटर्न बनाया, उसमें कहा जाता है कि यादव छत्रपों को बुलाकर उन्होंने कहा कि हम टिकट आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, यादवों को, परिवार को जरूर दिया। यानी सत्ता का जो कोर चुनौती है उसको पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है जी। नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव फॉलो करेंगे अखिलेश यादव वाले मॉडल, फॉलो इस रूप में करेंगे कि वो भी एकदम सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाएंगे। मुस्लिम यादव से अलग जो उनको वोट जोड़ना है उसके लिए वो इस बार यादव मुसलमान की टिकटें कम करेंगे और दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके उम्मीदवार ज्यादा उतारेंगे। गैर यादव जो पिछड़े हैं, जिसमें लौ कुश, कोयरी कुर्मी है और कुछ वैश्य की कम्युनिटी है, उसको या अति पिछड़ों में से धानु को, इनको वो ज्यादा टिकटें देंगे। और वो ये समीकरण था उनका, मैं अखिलेश यादव का, कि उन्होंने 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर यादव लड़ाए थे और बिहार में 40 में से 11 सीटों पर यादव लड़े थे इंडिया ब्लॉक की तरफ से। ये बड़ा डैमेज हुआ था उसकी वजह से चुनाव में, उसको ठीक करेंगे। लेकिन उसमें ये पन्ना लगता है वो नहीं पढ़ रहे हैं कि उन्होंने परिवार के हर व्यक्ति को जो पॉसिबली डैमेज कर सकता था उसको उन्होंने पहले कंट्रोल किया था। शिवपाल सिंह यादव के बेटे को भी टिकट दिया और रामगोपाल यादव के बेटे को भी टिकट दिया, धर्मेंद्र यादव को भी टिकट दिया, अपने खुद भी लड़े, उनकी पत्नी भी लड़ी। तो 5 लोगों के लिए टिकट उन्होंने इंश्योर कर ली। तो मतलब अपना मुलायम सिंह का परिवार, शिवपाल यादव का परिवार और रामगोपाल जी का परिवार और एक दूसरे और जो चाचा का परिवार है जिससे धर्मेंद्र यादव आते हैं, उनको भी, मतलब सबको एक साथ उन्होंने करके हर परिवार के सदस्यों को टिकट दे दिया। तो ये राजमहल की कॉन्स्पिरेसी को सबसे पहले कंट्रोल, बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल, बड़े राजा ध्वस्त हो जाते हैं सर जी। तो ये इसलिए किया उन्होंने, ये करने की स्थिति इसलिए थी उनकी वो, क्योंकि अब वो उनकी इनसिक्योरिटी नहीं है। एक बार वो मुख्यमंत्री हो चुके, जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब उनके सामने ज्यादा चुनौतियां थी। जब 5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके तो अब चैलेंजर नहीं इमर्ज होंगे। तेजस्वी यादव के साथ यही समस्या लग रही है कि वो सोच रहे हैं कि एक बार किसी तरह से हम मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद परिवार के सब लोग साथ में रहे, हम सबको कुछ ना कुछ दे दें, सबको एडजस्ट कर दें, ये बात ठीक है, ये कर लेंगे। लेकिन उसके पहले कोई चैलेंजर आए, ये वो नहीं चाहते। इस चक्कर में ये समस्या है और चैलेंजर है कि वो लोग मानने को राजी नहीं है, वो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उनको सामने नहीं ले आने की जो समस्या है तेजस्वी यादव के साथ, हमने एक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया इस मामले को एट लेंथ। आप देखिए उनकी बिहार अधिकार यात्रा में महिलाएं नदारद हैं, कहीं महिलाएं नहीं दिखती हैं उनके कार्यक्रमों में। तो हमने उस समय ये सवाल उठाया था कि भाई आप अपने घर की महिलाओं को क्यों नहीं निकालते हैं, आप क्यों नहीं माई बहन मान योजना लेकर के रोहिणी आचार्य को भेजते हैं क्षेत्र में अपनी पत्नी। बिहार, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट इतना इसलिए हुआ क्योंकि उस योजना को लॉन्च किया था कल्पना सोरेन ने। वो कल्पना सोरेन उस योजना को लेकर के घूम रही थी।
कल्पना सोरेन से आइडेंटिफाई हुई वो योजना, महिलाएं जुड़ी इतनी बड़ी संख्या में, तो आप उसको जोड़िए अपने मीसा भारती के साथ, रोहिणी आचार्य के साथ, आप राजलक्ष्मी यादव जो आपकी पत्नी है उन्हीं को निकालिए। तो ये भी नहीं कर रहे, महिलाएं घर की निकलेंगी, महिलाओं को जोड़ेंगी, तो आप ये नुकसान भी उठा रहे थे। और इस अपनी इनसिक्योरिटी में, अपनी इस असुरक्षा भाव में कि चैलेंजर नहीं निकल जाए घर से, कोई चैलेंजर मत आ जाए, तो ये उनकी भी असुरक्षा है, ये ठीक नहीं। और उनकी उस असुरक्षा का फायदा कांग्रेस भी उठाने की कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा सीटें लड़ें। तो ये चौतरफा अभी तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं, उनको बड़ी समझदारी से इसे निकलना होगा। और इस मामले में मेरी अपनी निजी राय है और राजनीतिक समझ भी हमारी यही है कि इसमें कांग्रेस को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से सोनिया गांधी लंबे समय तक लालू यादव के साथ करती रही थी। इसके बावजूद कि लालू यादव ने 2009 में बड़ा बड़ा धोखा किया उनके साथ, हालांकि उसका नुकसान लालू यादव को हुआ, वो लालू यादव के लिए लगातार करती रही थी। और वो अध्यादेश भी जिसको राहुल ने मना किया था, राहुल ने जिसको कहा जाता है कि फाड़ दिया, वो अध्यादेश भी लालू यादव के लिए आया था। तो उस तरह का रेप बनाना चाहिए राहुल को तेजस्वी यादव। उसका नुकसान 13 में उनको झेलना पड़ा, और उसके पहले भी सर यदि विश्लेषण करेंगे आप तो देखिए कांग्रेस जोंक, ये भी सही है कि उन्होंने वहां 2009 में एक डिसीजन गलत दिया, लेकिन कांग्रेस तो जोंक की तरह चिपक गई ना आरजेडी के साथ। जनता, आप याद करिए 90 में जो लड़ाई तो कांग्रेस से हुई, 95 में भी लड़ाई कांग्रेस से हुई, 2000 में सीधे गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब देखा कि स्थिति 28 पे आ गई, 2005 में भी 23 आप साथ आए तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो 2009 में वो एक प्रयोग कर रहे थे रामविलास जी के साथ, जाकर देखते हैं नीचे से कुछ बनता है, या हो सकता है ऐसा कर रहे हो, लेकिन वो धोखा हुआ जो आप कह रहे हैं वो हुआ। बाद में आप देखिए कांग्रेस कभी फ्रूटफुल नहीं हुई है, वो चिपकी और वहां से कुछ हासिल कर रही है, ये हो रहा है अजीत सर। हाँ, तो ये तो है ही, कांग्रेस की वजह से आरजेडी को कोई न परसेप्शन के लेवल पर फायदा हुआ जो सोच रहे थे लोग, और न राजनीति, न वोट के स्तर पर फायदा हुआ। कांग्रेस क्या फायदा पहुंचा सकती थी? कांग्रेस सप्लीमेंट कर सकती थी उस वोट में जो वोट आमतौर पर होस्टाइल होता है आरजेडी के लिए, जो वोट आरजेडी को नहीं जाता है और मानते हैं कि कांग्रेस के साथ वोट वो आज सहजता से जुड़ जाता है, फॉरवर्ड का वोट हो या दलित का वोट हो, तो उस वोट को तो अलायंस में ले आने में कांग्रेस बहुत कामयाब नहीं हुई है ना। जब तक तेजस्वी यादव, जब एक ही बार कामयाबी हुई तब नीतीश कुमार थे साथ में, तो नीतीश कुमार का पुण्य प्रताप था जिससे सबकी नाव पार लगी, तेजस्वी यादव की भी लगी और कांग्रेस की भी लगी। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि कांग्रेस की वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ आरजेडी की पॉलिटिक्स में, ना परसेप्शन के लेवल पर हुआ, ना पॉलिटिकल, ना चुनावी स्तर पर हुआ, वो नहीं हुआ है। लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस को छोड़ भी नहीं सकती है, ये दोनों तरह की स्थितियां हैं। तो अगर कांग्रेस, आरजेडी अगर पहले से तय करके छोड़ देती, और कांग्रेस, अब एक समय था जब कांग्रेस अलग लड़ के लालू यादव को फायदा पहुंचाती थी, उस तरह की भी राजनीति अब नहीं हो सकती है। अब तो बहुत कम समय रह गया है, तो अब तो दोनों को सद्भाव ही बना करके लड़ना है। अब तो साथ लड़ के लालू यादव को डैमेज करना चाहती है, क्योंकि वो सोशल जस्टिस वाले अपर ओबीसी के साथ, अब देखिए अनिल जैन जी हैं, उधर बना दिए गए, यहाँ जो चीजें चल रही, अति पिछड़ों को आप कितना स्पेस दे रहे हैं वो सब हम लोगों को दिख रहा है। मैंने आप नीतीश का लोफ लेके नहीं आ रहे हैं, आप आरजेडी के लोफ से, आरजेडी के ब्लड से अपने को मजबूत करना चाहते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है सर। लेकिन वो जो नैरेटिव वाली बात है, ये बहुत ठीक बात है। यह है कांग्रेस की राजनीति अभी बिहार में ऐसी दिख रही है कि आरजेडी के प्रति भी अगर सद्भाव है, तेजस्वी के प्रति कुछ है, तो इस बार अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन ये मतलब अगर एक पोलस्टर के और एक सेफोलॉजिस्ट लोगों के, जो लोग आंकड़ों में से खेलते हैं, उनके नजरिए से अगर देखें तो ये कांग्रेस के लिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं हो कि आप 76 लड़ें और आरजेडी की सीटें कम हो जाए। आरजेडी की सीटें होंगी, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की आप संभावना दिखाएंगे तो आपको भी फायदा होगा। कांग्रेस कम सीटें लड़के ज्यादा जीतने का टारगेट कर सकती है, ज्यादा सीटें लड़के अपना और आरजेडी दोनों का नुकसान करेगी। जी, अब ये नैरेटिव वाली बात जो मुझे दिखता है कि वो दरअसल आरजेडी में जो आत्मविश्वास की कमी आ गई है, तेजस्वी यादव में जो आत्मविश्वास की कमी दिखाई पड़ी, इसके बावजूद कि अलग लड़ने का सारा प्रयास कर रहे हैं, अलग चलने का, घूमने का, तो ये है क्योंकि उनका जो दबाव तंत्र है, उनका जो इंटेलेक्चुअल दबाव तंत्र है, वो एक तो ऐसे कमजोर है नैरेटिव के उसमें प्रभाव के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से, उसका भी आत्मविश्वास खत्म है। दूसरा, उसके आत्मविश्वास को एक बात और डगमगाती है, और वो ये है कि सब कुछ परिवार को लेकर जो विवाद सामने आता है तो उससे वो और कमजोर होता है उसका आत्मविश्वास। देखिए, ये तो हुआ है, अभी सबसे ज्यादा आत्मविश्वास जो कमजोर हुआ है मतलब तेजस्वी यादव का, वो इस वजह से है कि कांग्रेस ने उनको सीएम का कैंडिडेट नहीं घोषित किया है।
बाकी परिवार की भी तमाम चीजें ये हैं। अभी हमको किसी ने कहा कि ये परिवार के तरफ से भी है कि अभी मत नहीं घोषित किया जाए। मतलब ये लालू यादव अगर चाहते, ये भी कह रहे हैं लोग कि लालू यादव अगर बात करें सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, या कोई अपना कांग्रेस के तंत्र में बात करें तो वो प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन अभी वो भी प्रेशर नहीं बना रहे, वो भी इंतजारी, वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं घोषित होने देना, मतलब चाह रहे हैं कि मतलब वो उनकी वजह से भी कुछ डिले हो रहा है, पता नहीं चाह क्या रहे हैं वो। तो वो सबसे ज्यादा उनके लिए डिमोरलाइजिंग है तेजस्वी। ये लेकिन अति की सूचना है, ये इसलिए अति की सूचना है कि लालू यादव ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहे कि आप कह करके, खुद आप ही बता रहे हैं 2009 में तमाम प्रयासों के बावजूद लालू जी ने अपना एक तरफा कर लिया था, तो कह करके लालू जी करवा ले जाएं, ऐसी स्थिति में नहीं है। आपको याद होगा अजीत सर नीतीश कुमार को लेके गए थे बड़े जोश में, लेकिन सोनिया गांधी ने गर्मजोशी नहीं दिखाई थी अजीत सर। हाँ नहीं, लेकिन उसके बाद तो दिखाई गई, उसके बाद तो हुआ ही, उसके बाद तो काफी गर्मजोशी हो गई, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार मानस गुरु हो गए राहुल गांधी के। राहुल गांधी आज जो सारी राजनीति कर रहे हैं उसका मंत्र तो उनके कान में नीतीश कुमार ही फूंक के आए थे। तो वो तो उसी के नाम, ये जाति गणना हो, आरक्षण बढ़ाने की बात हो, ये संविधान बचाने की बात हो, ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के कान में फूंका। उस दिन बहुत रिलक्टेंट थे राहुल गांधी, नहीं मिलना चाह रहे थे, नहीं बात करना चाहते थे, लेकिन जब मिले तो फिर ऐसे गुरु हुए कि उन्हीं की राजनीति आज तक कर रहे हैं राहुल गांधी। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अति ऐसी सूचना हो जिसका कोई बहुत आधार नहीं हो, राजनीति चुनाव के समय ऐसी खूब उड़ती हैं ऐसी खबरें, लेकिन ये है कि कोई वहां बेचैनी नहीं है। मतलब जितनी बेचैनी तेजस्वी यादव के मन में है, या उनकी जो ये SSS वाली टीम कही आपने उनके बीच में है, वैसी बेचैनी लालू यादव, राबड़ी देवी या मीसा भारती और रोहिणी आचार्य इन लोगों में नहीं है कि इनको क्यों नहीं सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाए। वैसी बेचैनी, वैसी परेशानी नहीं है। डिमोरलाइजिंग तेजस्वी के लिए इसलिए है, डिमोरलाइजिंग तेजस्वी के लिए इसलिए है क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि भाई आपको मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं घोषित किया जाए। तो ये डिमोरलाइजिंग सवाल है हमेशा, इससे उनका मनोबल गिरता है, आत्मविश्वास हिलता है कि भाई जब जब अपने अलायंस में आप नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं तो बिहार की जनता से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चुन दे। बिहार की जनता हर सर्वे में उनको सबसे ज्यादा पसंद मुख्यमंत्री के लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो उतना वोट कंट्रोल करते हैं, उनकी पार्टी का वो जो समीकरण का वोट है और उनके अलायंस पार्टनर का थोड़ा बहुत वोट मिला करके उनको उनका उतना मिलता है। अगर अनाउंस कर दिया जाए आज अगर कांग्रेस की तरफ से कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो उनका वो ग्राफ थोड़ा और बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो ये डिमोरलाइजिंग चीज है उनके लिए, इससे उनका मनोबल बिगड़ता है और इससे उनका सारा नैरेटिव बिगड़ जा रहा है। उनके प्रवक्ताओं से भी सब लोग पूछ देते हैं कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं अनाउंस कर रही है। अभी तो आपके तेजस्वी यादव को कांग्रेस ही नेता मानने को तैयार नहीं है, आप बिहार के लोग कैसे नेता माने। तो ये सब जगह कांग्रेस की वजह से कांग्रेस ने एक उनको बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रखा है तेजस्वी यादव। और प्रवक्ताओं की हालत यह है कि प्रवक्ताओं की वैसी ट्रेनिंग नहीं है कि वो कांग्रेस का बचाव करते हुए भी अपनी बात कह जाए, बल्कि प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग ये है कि आप देखिएगा कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस की बात करने लगते हैं वो लोग। कर रहे हैं लोग जी। और एक चीज और है सर, यही सीएम वाला मामला एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में चूंकि सीएम है नीतीश जी, और दूसरा कि उनको ये फेस नहीं करना पड़ता होगा जो तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी लगातार जनता के बीच जाकर के सवाल उनको वो इजी एसेसेबल है पत्रकारों के लिए। जी अजीत सर। नहीं, यही सोचिए अगर नीतीश कुमार भी जा रहे होते पब्लिक के बीच में, मीडिया के सामने जा रहे होते और उनसे पूछा जाता बार बार कि भाई आपको बीजेपी सीएम का कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है, तो कितनी डिमोरलाइजिंग होती बात उनके लिए। लेकिन चूंकि उनको ये सुविधा है कि वो जा ही नहीं रहे हैं, मीडिया से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल नहीं कोई पूछ रहा है उनसे, तो उनके लिए डिमोरलाइजिंग नहीं है। या होगा भी तो अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो कौन जानता है। तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं लोग। आज जेडीयू की दूसरी राजनीति है, जेडीयू के सामने सब लोग सिर झुका करके जो चीजें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई अभी तो वो थोड़े लो पिच पर हैं, कमजोर हैं। 43 सीटें पिछली बार जीते थे वो लोग, अपनी ज्यादातर सीटें हारे हुए हैं लोग, अभी 45 एमएलए हैं। तो किसी तरह से इसको बढ़ा करके 60-70 ले जाना। अगर एनडीए की हवा ठीक रहती है तो अगर हम 60-70 जीत गए फिर उसके बाद अपने शर्तों पर वो लोग बार्गेन करेंगे। तो वो सिर झुका करके अभी बीजेपी की बातें इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। तेजस्वी के सामने ये समस्या नहीं है, तेजस्वी को तो अपर हैंड है, तेजस्वी तो उनके पास उनका वोट है, उनकी सबसे बड़ी पार्टी 2 चुनावों से वो बन रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने ऐसा नकेल उनमें डाला हुआ है कि वो अलग परेशान घूम रहे हैं। हाँ, और इसीलिए देखिए आप हर तरह से झुक रहे हैं। बाबा ने आज लिखा है, शिवानंद तिवारी ने, कि और कितना गिरेंगे नीचे नीतीश जी, क्योंकि वो अमित शाह से मिलने उनके होटल चले गए, पहले ऐसा नहीं होता था।
अब पलट के बाबा से कोई सवाल कर दे तो अब क्या कहा जाए, लेकिन छोड़िए उस पर हम लोग सार्वजनिक क्या बात करें। ये तो ठीक है, ये लोग, ये तो क्या है संजीव जी, अब कौन चला गया ये सब, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने, सबसे सबसे ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी, हमने कहा नहीं जाते देखा है। तो वो जब 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 एक, ये तो टैक्टिकल डिसीजन होता है पॉलिटिशियन का। अभी आज नीतीश कुमार को जरूरत लग रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो जा रहे हैं, उसमें क्या है, अभी चुनाव हो जाने दीजिए। जरूरत पड़ने पर अमित शाह कुलदीप नैयर के घर चले गए, मैं तो उसको क्लासिक मानता हूं सर, क्लासिक। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वही आज तक सर राजा की तरह हमने देखा है राहुल गांधी को कलावती के यहाँ जाते हुए, दशरथ मांझी के घर पे जाते हुए, लेकिन ये घटना अभी तक नहीं देखी है कि किसी उसमें उठ करके आप अपने विरोधी या इस तरह के किसी बिल्कुल किसी राइट विंग थिंकर के घर चले जाए, जो आप जो थिंकर है, जो उनका थिंक टैंक है, जो आइडियोलॉजिकल आपका विरोधी है, उसके यहाँ चले जाए आप, ठीक बात। बिल्कुल, ये या ऐसे भी जो ऐसे वाले भी हैं जो आइडियोलॉजी वाले भी हैं, वहां कहीं वो सम्मान देते हुए अपने ये कह रहे हैं। अब थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं दो। हौसले बुलंदी पर और हवा में हर्ज क्या है, सबको उड़ने की आजादी है, बरसाती लाल वर्मा जी कह रहे हैं। उड़े लेकिन ऐसा ना करें कि सब उड़ा दें। महेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है। बात सही है, चलिए थैंक यू। ये दो सवाल जो बात को बढ़ा दे। हाँ, हरे राम झा जी कह रहे हैं कि घर में कोई झगड़ा नहीं है सर, झूठ मुझको आप मत बोलिए। मतलब और लोग झूठ बोले अजीत द्विवेदी ना बोले, उनकी ये झगड़ा तो सामने कल फेसबुक पे आ गया राम जी। और पॉलिटिकल फैमिलियों में झगड़े होते ही होंगे, नहीं कैसे, जहां पावर है वहां झगड़ा होगा। क्यों नहीं होंगे। अब तेज प्रताप यादव का तो बहुत बात की घटना है। बड़े भाइयों की स्थिति देखिए ना, कैसे भाई एमके आलागिरी का नाम पता नहीं है, बिहार में लोग जानते ही होंगे, बड़े बेटा थे उनके करुणानिधि के, और मदुरई के बेताज बादशाह माने जाते थे। उस तरह साउथ ऑफ तमिलनाडु में उनके बगैर कोई राजनीति नहीं होती थी, और कैसे खत्म हो गए, और स्टालिन मुख्यमंत्री हो गए, एकदम से उनको किनारे कर दिया गया। क्या चंद्रमोहन थे ये भजनलाल के बड़े बेटे, उनकी क्या हैसियत हो गई, और छोटा भाई कुलदीप बिश्नोई कैसे नेता बना। तो ये तो तमाम घरों में होता है, राजनीतिक घरों में ये है। पता नहीं लोग क्यों इस बात से इतनी छुई मुई सी रहते हैं कि परिवार के झगड़े की बात आ गई तो ये बड़ी खराब बात है। अरे वो सामाजिक स्तर पर होता होगा, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक मामलों में कोई इस तरह के झगड़े होते हैं, भाइयों में, भतीजों में, चाचाओं में, सबके झगड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव के सामने कैसे चाचा भतीजे का झगड़ा हुआ, शिवपाल अखिलेश का, कैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भिड़े, कैसे अजीत पवार और सुप्रिया सुले शरद पवार का झगड़ा चल रहा है। यह राजनीतिक परिवार में होता है। मतभेद तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के भी सामने आ गए थे, रहे थे भाई, और हम लोगों ने देखा बेटे पोते दादा सब में कैसे दुष्यंत चौटाला अपने दादा के रहते उसने अलग पार्टी बना ली और चुनाव लड़ा, और अलग होकर अपने दादा की पार्टी को ही खत्म कर दिया। तो ये कोई राजनीति में इसको ये कोई छुई मुई सी और बड़ी मुश्किल होने की बात नहीं। मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, ये कांग्रेस का गठबंधन पॉलिटिक्स गुस्से में कह रहे हैं कि ही नहीं करना चाहिए, बिहार को आरजेडी जेडीयू के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस जो है महान कर्म करने वाली है, यहाँ बहुत गुस्से में है। मनोरमा जी ने कहा है कि केजरीवाल को पंजाब में कांग्रेस से लड़ना है, तैयारी जरूरी है। उनका कहना इसीलिए परसेप्शन बना रही है। नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के, उनको कांग्रेस से ही लड़ना है। और दो चीजें केजरीवाल के सामने अभी बहुत ही स्पष्ट हैं संजीव जी, कि 2022 में मार्च में उनको लड़ना है पंजाब में कांग्रेस से, और उसी साल नवंबर में गुजरात का चुनाव होगा। तो वो उनकी तैयारी पंजाब बचा लेंगे, अगर उनको पता है कि बीजेपी के प्रति पंजाब के लोगों में बड़ी गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। उस गुस्से का फायदा उनको तब मिलेगा जब वो कांग्रेस को बीजेपी के साथ बताएं कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए, तो बीजेपी का गुस्सा कांग्रेस पर ट्रांसफर करके और आप वहां चुनाव जीत जाए। पंजाब जीत गए तो फिर गुजरात में उनकी योजना कांग्रेस को रिप्लेस करने की है। एक विसावदर सीट पर जो बाई इलेक्शन जीते हैं, वो जो बड़ी लीजेंड सीट है, वो तो केशुभाई पटेल की सीट है, उसके समय से बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वहां आम आदमी पार्टी जीती है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई। इस स्थिति को वो अपना इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हम गुजरात में कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके लिए पंजाब जीतना जरूरी है। तभी ये पोजिशनिंग है, उन्होंने, मनोरमा जी ठीक कर रही है। इसलिए वो बीजेपी को लगातार कांग्रेस को बीजेपी के साथ मिला हुआ बता रहे हैं। जेडीयू के लिए एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, वोट वाइप का ताजा। एंटी इनकम्बेंसी घटी है,
इनकम्बेंसी बढ़ी है, इनकम्बेंट के लिए वो कह रही है कि इनकम्बेंट के लिए एंटी इनकम्बेंसी वो 48% है। बढ़ी है, एंटी इनकम्बेंसी इनकम्बेंसी, बढ़ी, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, एंटी इनकम्बेंसी कह रही है। एंटी इनकम्बेंसी 48% नहीं, नहीं एंटी बढ़ी है। इनकम्बेंसी पिछली पिछली बार की तुलना में सर 27, ये मतलब सरकार का जो समर्थन वाला था वो 27 पे पहुंच गया, यानी इनकम्बेंसी बढ़ी ना, नहीं, एंटी दोनों इनकम्बेंसी चीजें नहीं है। जैसे इनका है ना, जो वोट वाइब्स का आंकड़ा है उसके हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी 48% लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल मतलब हम असंतुष्ट हैं। लेकिन दो कैटेगरी उसके बाद है कि पूरी तरह से संतुष्ट वाले 31% के करीब और बिल्कुल संतुष्ट नहीं वाले 17% या 16%। तो वो दोनों मिलाकर के 47% हो जाता है, तो लगभग बराबर है। मतलब जो लोग समर्थन करने वाले हैं वो और जो विरोध करने वाले हैं, अभी ये संयोग है ये कि ये जो ये वोट वाइब्स जिनकी संस्था है, जिन्होंने किया है, अमिताभ तिवारी नाम है उनका, मुंबई में रहते हैं, बैंकर हैं, अपने पैशन के लिए ये कर रहे हैं। तो हमारी मुलाकात हुई थी अभी, एक हम लोग इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में साथ में थे, इसी उनका सेकंड राउंड के उस सर्वे को लेकर के। तो हमने डिटेल समझा, उनका यही कहना था कि इन सब के बावजूद पिछले 1-1.5 महीने में हालात जो है थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ी बेहतर हुई है स्थिति। मतलब बिल्कुल बेहतर हुआ है सर, बिल्कुल बेहतर हुआ है। वोट वाइब क्या बोलेगा, हम लोग यदि उनका सैंपल बड़ा है, यदि हम लोग तो लंबी बात करते हैं ना, किसी के मन की बात निकालने के लिहाज से भी हम लोग ज्यादा अपेक्षित हैं। और आपकी हालांकि उनका सैंपल तो 5,500 के करीब का है। हाँ नहीं, लेकिन हम 10 से भी बात करेंगे तो 10 अलग अलग समाजों के लोगों से यदि 5 मिनट बात कर लेंगे, हमारे नाम के पीछे द्विवेदी शर्मा मिश्रा भी नहीं लगा हुआ है, हमारे यहाँ बाबा साहब फुले या जगदेव हैं, हम प्रसाद हैं, हमारे घर में जो लोग आएंगे वो बात होती है तो समझ में आती है कि बात कहाँ जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी जो है। महेश जी कह रहे हैं कि अजीत जी आपका विश्लेषण हमेशा उम्दा रहा है, लेकिन ये बोलना कि लालू परिवार नहीं चाहता है तेजस्वी को चेहरा बनाए, सूत्रों को अप्रासंगिक मत बनाइए। नहीं, ये बात उनकी बात ठीक है संजीव जी, इसीलिए हमने रोका उस अपनी बात को कि नहीं चाहता है। हमने उसको करेक्ट किया था, बीच में करेक्ट किया था, मिडवे हमने करेक्ट किया था कि चाह तो सब लोग रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई दबाव इसका नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ, जैसे तेजस्वी यादव चाह रहे हैं जितना डेस्परेट होकर के, बाकी लोग उस तरह से अभी प्रेशर नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। हरेराम झा जी कह रहे हैं कि आरजेडी प्रवक्ता से पूरे भाजपा गोदी मीडिया डरता है। जो प्रवक्ता है वो छाली भी नहीं है दूध का, हरेराम जी, राजनीति उससे अलग चलती है। और बीजेपी ने जिस स्तर पे लाया है प्रवक्ता को संबित पात्रा काल के बाद, तो अब आप प्रवक्ताओं के हिसाब से देखिए, तो हम लोग, वो छाली भी नहीं है ना सर, छाली भी एक अच्छी चीज होती है, उसमें पूरा पावर ये अब तो वो भी नहीं बचे। मुझे लगता है पानी वाले दूध के छाली बन गए, ऐसा हो गया है। आपकी ओर से क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति मामले में हुआ, ये ऐसे नहीं, आपकी ओर से क्रॉस, आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कह रहे हैं 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उनकी जी। 12-13 क्रॉस वोटिंग हुई, आपका फ्लोर मैनेजमेंट इतना खराब हो गया तो कई जगह से हो गई ना क्रॉस वोटिंग सर। नहीं, दूसरी तरफ से भी हुई है। 12-15 नहीं संजीव जी, 29 वोट खराब हुए हैं, 29 वोट खराब हुए। हाँ भाई, 15 तो इनवैलिड हुए और एनडीए को 14 वोट ज्यादा मिला, तो ये तो 29 वोट खराब हुए हैं ना। तो ये 29 वोट में कुछ उनका भी वोट है, कुछ एनडीए का भी वोट है, जो या तो क्रॉस वोटिंग हुई है या उन्होंने अपना वोट अमान्य कराया है। दोनों तरफ से कुछ कुछ हुआ है, लेकिन ज्यादा इधर से हुआ है। तो ये तो देखा जाएगा ना। ये मनोरमा जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, तो वो है ऐसा। मनोरमा जी, आप अपना चैनल पर कंचन यादव और प्रियंका भारती को बुलाया, एक दिन से पूछिए क्या हुआ उसमें। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को अपनी तैयारी, और होता क्या है हरे राम जी की स्त्री काल पे लोग शुरुआती दिनों में आते हैं, जब करियर जब उठान पे होता है, तो हम लोग, अब आप अजीत सर जैसे लोग हैं जो आकर आधा घंटा बैठ रहे हैं, 15,000, अब आप लोग भी उसमें गालियां, कुछ लोग तो सर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे कंचना पहले आती थी, अब आना, अभी वो करियर के उठान पर है, तो अब वापस मनोरमा जी से गप करने नहीं आएंगे। वो बड़ा खेल है सर, उसमें हम लोग बिना किसी लाभ के सपोर्टर होते हैं। और मेरा विधानसभा कुशेश्वर स्थान है सर, दरभंगा जिला में। आपको, मैं भी बिहार का हूँ, फिलहाल मुंबई में हूँ, हरिराम जी कह रहे हैं।
और कांग्रेस सपा और राजद के कंधों पर बैठकर रिवाइवल करना चाहती है, लेकिन उन राज्यों की चिंता नहीं करती जहां बीजेपी सत्ता में है। तो ये है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बात इनकी ठीक है। इस बात पर ये हमको बहुत, हम बार बार कांग्रेस के लोगों को कहते हैं ये बात कि जहां आपको सीधे बीजेपी से लड़ना है वहां अपने रिवाइवल की क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश की क्या प्लानिंग है? छत्तीसगढ़ की क्या प्लानिंग है? राजस्थान गुजरात की क्या प्लानिंग है जहां आपको सीधे लड़ना है? उत्तराखंड की क्या प्लानिंग है? हिमाचल की क्या प्लानिंग है? असम में आप क्या कर रहे हैं जहां आपको डायरेक्टली बीजेपी से लड़ना है खुद, वहां आपकी क्या प्लानिंग है? जहां अपोजिशन की पार्टीज मजबूत हैं, जहां रीजनल फोर्सेज मजबूत है, अपने दम पर उन्होंने आधार बनाया हुआ है, संगठन मजबूत है, वोट का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, वहां तो आप पहुंच जाते हैं ज्यादा सीटें लेते। उसी वोट में हमारा भी हिस्सा है और ये रिवाइवल हुआ है देश भर में। जो है हमको बड़ी मुसलमान हमारे साथ आया है, दलित हमारे साथ आ रहा है, तो हम आप अपना हिस्सा दे दीजिए हमको। ये आप करेंगे राजनीति, यही आप झारखंड में कर रहे थे, यही आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, यही बिहार में कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है। आप मध्य प्रदेश की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी फिर आपके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लड़ने लगे, कोई कंट्रोल ही नहीं है। अमित राहुल गांधी को मध्य प्रदेश गए हुए कितना समय हो गया? राहुल गांधी को मतलब जहां आपकी लड़ाई, आप 3 बार गुजरात गए, गुजरात में क्या हुआ है? कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं खड़ा हुआ। 2 बाई इलेक्शन हुए, उसमें एक बाई इलेक्शन में आप तीसरे स्थान पर चले गए। तो शक्ति सिंह गोहिल ने रिजाइन कर दिया। आपके सारे प्रयोग अर्जुन मोढवाडिया से लेकर के और परेश धनानी और अमित चावड़ा से होते हुए शक्ति सिंह गोहिल तक सब फेल हो गए। हार्दिक पटेल को आप लेके आए, ऐसा बनाया जैसे महान आपका कितना बड़ा रिवाइवल कर देंगे, फिर वापस चले गए, वो कांग्रेस बीजेपी में चले गए। तो जहां आपको डायरेक्टली बीजेपी से लड़ना है सीधे, ये असली ताकत बीजेपी की कांग्रेस के, जहां कांग्रेस से लड़ना है संजीव जी, पिछली बार भी 190 सीटें जहां कांग्रेस से सीधी लड़ाई थी बीजेपी की, वहीं बीजेपी तो जीती है, वहीं तो बीजेपी को गेन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आप, बिल्कुल इसको समझना चाहिए। एक कहानी है प्रेमचंद की, चूंकि 70% से ज्यादा बिहारी मुसलमान अब भी आरजेडी के ही साथ हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। उसी में कांग्रेस को हिस्सा चाहिए। हाँ, उसी में कांग्रेस को हिस्सा भी चाहिए। उसी को कांग्रेस अपना भी क्लेम कर रही है, अपना क्लेम उसी के बल पे डरा भी रही है, उसी के बल पे डर भी रहे हैं, और उसी का ये है। लेकिन सर एक कहानी है, और वो अभी आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी, सुदर्शन की कहानी है शायद, कि वो जमीन नापने का है कि आप जितना जमीन नाप लेंगे, लेकिन दिन भर में सूरज ढलने के पहले आपको आ जाना है वापस जहां से शुरू होंगे। तो वो दौड़ता है और लोभ इतना है, वो दौड़ता ही चला जाता है, वापस आते आते बीच में दम तोड़ देता है। राहुल जी को वो कहानी पढ़ना चाहिए। थोड़ा सुस्ताना, ठहरना, सत्तू खाना, कम जमीन जोत भी लें तब भी बड़ी बात हो जाएगी, चाहे वो बिहार में हो चाहे देश में हो। जो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश लौट के नहीं गए, छत्तीसगढ़ अभी तक लौट के नहीं गए, राजस्थान शायद इधर गए थे 1-2 बार, तो ये जब करेंगे आप तो फिर मुश्किलें तो होंगी ही, हाफ जाएंगे आप। नहीं, वो जैसे किया ना उन लोगों ने, आपने बड़े दार्शनिक अंदाज में इस बात को, हम तो सीधे आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि जब आप 425 लोकसभा सीट लड़े तो आप 44 जीते, 52 जीते। जब आप थोड़ा ठहरे, आप सुस्ताए, आपने दूसरे लोगों के साथ आप बैठ करके बातें की, आप 328 सीट लड़े तो 99 जीत गए, आपकी सीटें सीधे दुगनी हो गई। तो ये तो सिंपल इसकी गणित के हिसाब से भी है, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से भी आपको जो सूट करे स्थिति, और चुनावी आपकी रणनीति के हिसाब से भी सूट करे, वो करना चाहिए। कुछ तो लोग हैं राहुल के पास जो उनको सोचने नहीं दे रहे हैं। 99 के चक्कर में जो फंसना होता है सर। राजीव गांधी का एक वीडियो देख रहा था, और वो देख रहा था कि वो 90 में भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 8% वोट बढ़ा इनका, या 89 में दे रहे हैं जब वो बाहर हो गए, 8% वोट बढ़ा बीजेपी का, और इनकी संख्या जो है 2 से 84 हो गई। तो वो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब वही मुझे वोट रिगिंग वाला याद आया, मैंने लिखा भी था फेसबुक पे। और भाई साहब, वही 8% के वोट के हेर फेर से आप आधे हो जाते हैं, और आप बढ़ भी जाते हैं। 77 वाला 77 से 80 में 6 से 8% का ही तो मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो राहुल जी को भी नहीं सोचने दिया था कोई। तो कांग्रेस की कोठरी में ऐसी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर आएंगे। अभी तो मंगल वाला मैं खींच नहीं पा रहा हूं इनसे। आप कब है प्रोग्राम सर आपका? पटना में 23 को ना? मंगलवार को ही है, 23 को ही है। पटना में मिलते हैं फिर 23 को। 22 को आ जाएंगे। मैं शायद दिल्ली में हूं, तब यदि रहूं तो जरूर मिलूंगा। अभी तक तो है, शाम तक पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग और बातचीत करते रहेंगे, आपकी गालियां भी खाते रहेंगे, आपसे सराहना भी लेते रहेंगे, लेकिन बात हम कहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप राजनीति के बेहद करीब से को कम से कम समझ सके, आंकड़ों में भी, विश्लेषणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार।